हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी साइंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही समझो अपने आप में ये मैराथन क्लास है। ठीक है, मैराथन क्लास है। यहाँ से दो तीन नंबर के क्वेश्चन, या कह सकते हैं 5 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन तो यही एक ही टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अपने आप में ये मैराथन क्लास ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था की ओर। किसके बारे में? किशोरावस्था की ओर। और इसी में हार्मोन हार्मोन एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे हार्मोन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोग घबराना नहीं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ से आपको आज जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था और यौनारंभ। किसके बारे में? किशोरावस्था और यौनारंभ के बारे में। देखिए, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। जो वृद्धि होती है वो जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक क्या होती है? तीव्रता आती है, और वृद्धि साफ दिखाई भी देने लगती है। शरीर में होने वाली परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। कैसा है? वृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहलाती है। एडोलसेंस लगभग कितनी वर्ष से? एडोलसेंस जो होती है दोस्तों वो 11 से कहीं कहीं 18 दिया हुआ है, और कहीं कहीं 11 से 19 वर्ष। 11 से 18 भी सही है, और 11 से 19 वर्ष। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अपना मत है, लेकिन यहाँ पर 11 से 18 भी सही है, और 11 से 19। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 11 से 18 वर्ष भी किशोरावस्था की आयु होती है, और 11 से 19 वर्ष भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। बात करते हैं दोस्तों, ये जो अवधि होती है वो अंग्रेजी की टीन्स, मतलब 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स क्या बोलते हैं? किशोरों को टीनेजर्स क्या बोलेंगे दोस्तों? टीनेजर्स। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। यहाँ से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए कि किशोरों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देंगे टीनेजर्स, और पता 3 और भी दे देंगे, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो किशोरों को क्या कहेंगे? टीनेजर्स। लड़कियों में जो अवस्था होती है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आपके साथ भी घटित हुआ होगा। आप देख सकते हैं ना, अगर भाई बहन या पड़ोसी कोई भी है, अगर वो 1-2 साल मतलब या सेम एज के हैं, तो आपने देखा होगा कि लड़कियों की जो अवस्था होती है ना, वो लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष वो पहले हो जाती है, पूर्व मतलब उसमें प्रारंभ हो जाती है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो जो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन भी आते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि यौवनारंभ में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, देख लेते हैं कि एडोलसेंस में जो हमारे परिवर्तन होते हैं कौन कौन से परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों की लंबाई में वृद्धि। देखिए, आप लोग इस क्लास में पूरी कहानी की तरह आपको समझाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को सुन भी लेना दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो ईयरफोन लगा के ऐसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह पढ़ाएंगे दोस्तों कि आपको मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये फेंको क्लास है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ से समझा रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि जो किशोरावस्था में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लंबाई में वृद्धि। देख सकते हैं आप कि सबसे पहले जो होते हैं गर्ल्स की लंबाई पहले डेवलप होती है। ठीक है, बॉयज़ की कम बाद में होती है, लेकिन गर्ल्स की यहाँ पर मैंने बताया ना कि लड़कियों की जो अवस्था होती है लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व भी प्रारंभ हो जाती है ना। तो जो लंबाई में वृद्धि होती है तो लड़कियों में सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है, बाद में लड़कों में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ एवं पैर की अस्थियां जो होती है ना, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
परंतु लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ते हैं। परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तो बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में जो होते हैं वो वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह भी होता है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। अगर संतुलित आहार है तभी व्यक्ति की वृद्धि उचित प्रकार से हो पाएगी। ठीक है, यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में भी सहायता करता है। दोस्तों मैंने बात किया लंबाई में वृद्धि, क्या बात किया लंबाई में वृद्धि। अब देख लेते हैं दोस्तों शारीरिक आकृति में परिवर्तन। हमने लंबाई में वृद्धि देखा, अब हम बात करेंगे शारीरिक आकृति में वृद्धि। देखिए शारीरिक आकृति में वृद्धि, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का जो निचला भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं अलग अलग होते हैं। गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनके मतलब उतनी ज़्यादा जैसे बॉयज़ होते हैं ना तो उनके हाथ पैर और हाथ देखो ना कि पेशियाँ वगैरह जो है चौड़े गठी टाइप में होती है, पर जो गर्ल्स होती है ना उनकी इस तरह नहीं होती है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों स्वर में परिवर्तन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर में परिवर्तन देखिए किशोरावस्था में जो बॉयज होते हैं मेनली ना, तो उनकी आवाज़ देखिए और गर्ल्स की आवाज़ देखिए। तो गर्ल्स की पतली होती है ना, और जो बॉयज़ होती है ना उनकी थोड़ी मतलब भारी आवाज़ होती है। कैसी होती है? भारी होती है। और गर्ल्स की जो होती है वो हल्की होती है और बॉयज़ की भारी होती है। तो यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। किसका? लैरिक्स। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान को सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स या फिर इसी को एप्पल या फिर कंठमणि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं जैसे गले हैं तो गला में ऐसे गोल गोल होता नहीं, गर्ल्स बॉयज़ के गले में आप देख सकते हैं ऐसे थोड़ा निकला हुआ है, थोड़ा निकला सा रहता है ना, ऐसे जैसे गला है तो आपको गोला गोला थोड़ा सा निकला है, तो उसी वो क्योंकि वो जो स्वर यंत्र है ना तो गले की जो अपेक्षाकृत ना विकसित हो जाता है, जो स्वर यंत्र होता है ना वो बड़ा हो जाता है बॉयज़ में। चलिए उसी को हम क्या कहते हैं? एडम्स कहते हैं, एप्पल भी बोलते हैं, कंठमणि भी कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। लड़कियों में बात कर लेते हैं, पेन की कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए लड़कों में मैंने बताया, अब लड़कियों में देख लिए। लड़कियों में स्वर यंत्र, जो लड़कियां होती है ना इनमें जो स्वर यंत्र होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। लड़कों में बड़ा होता है और लड़कियों में छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्य दिखाई नहीं देता है। गर्ल्स में नहीं दिखाई देता लेकिन बॉयज़ में बाहर से दिखाई देता है। जो स्वर यंत्र होता है लड़कों में बाहर से दिखाई देता है और गर्ल्स में छोटा होता है, वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का जो स्वर होता है उच्च तारत्व वाला होता है। कैसा होता है? उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का जो स्वर होता है वो गहरा होता है। देखिए लड़कों का कैसा होता है? गहरा होता है और लड़कियों का उच्च तारत्व वाला होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि भी हो जाती है और आवाज़ फटने या फिर भर्राने लगती है। बॉयज़ में देखना किसी किसी के फटने या मतलब भारी आवाज़ होती है ना तो फटने या भर्राने जैसी लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशील में वृद्धि। देखिए दोस्तों किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता का कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ एवं मुहासे भी आती हैं। फुंसियाँ और मुहासे भी किसी किसी व्यक्ति में निकल आते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों हम ग्रंथियों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वेत ग्रंथि, देखिए दोस्तों श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों के द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निम्नरोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। चलिए सबसे पहले अब बात करेंगे दोस्तों जनन अंगों का विकास।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यौनारंभ में नर, किशोरावस्था में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं सीसन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है और लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों मानसिक 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 बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। फर्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था व्यक्ति की सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर जो होते हैं अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय होता है ना जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ना कि जब जो बॉयज होते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं, जब किशोरावस्था हो जाती है उनकी बॉयज़ की, तो आप देख सकते हैं ना कि उनकी दाढ़ी भी निकलने लगती है, आवाज़ में भारीपन हो जाता है ना। तो जब वो वैसे आजकल के लड़के तो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं, लेकिन पहले के लड़के इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे और आज तो इतना ज़्यादा इंटरनेट की सुविधा है और बच्चे मतलब कि बचपन से ही मतलब छोटे से ही उनके अंदर मतलब माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो उन्हें पता होता है कि हमारे बॉडी में कैसे-कैसे चेंजेज़ आ रही हैं। लेकिन पहले के लड़के जो ऐसे थे ना, जब किसी को नहीं पता होता तो उन्हें मतलब उनके जब ये किशोरावस्था में जब ये सारे बदलाव होने लगते हैं उनके शरीरों में, उनकी बॉडी में, तो उन्हें एक तरफ से मतलब कि वो ऐसे कहते हैं ना कि वो मतलब बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मेरे मुँह में ना ये बाल क्यों निकल आ रहे हैं? फिर मेरी आवाज़ भारी क्यों लग रही है ना? और जैसा कि हमने अभी बताया कि जनन अंगों का विकास, जब जनन अंग का विकास होने लगता है फिर भी उन्हें सोचते हैं कि ऐसे ऐसा कैसे मतलब मेरे जो बॉडी है इसमें कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं ना, चेंज कैसे हो रहे हैं। चलिए, चेंजिंग होती है, ठीक है, एक्सचेंजिंग चेंजिंग होती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गौड़ लैंगिक लक्षण। किसके बारे में बात करेंगे? गौड़ लैंगिक लक्षण के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बाई चांस अगर हमसे कोई वर्ड अगर गलत निकल आई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोग उसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ आपको, मतलब कि जुबान है कभी मतलब फिसल गई ऐसे, तो अगर कहीं गलत लैंग्वेज यूज हो गया तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले हैं गौड़ लैंगिक लक्षण के बारे में। जो टेस्टिस होती है वो अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था वृद्धा नहीं सॉरी युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया ना आपको कि जो टेस्टिस है और ओवरी है, इनमें ये जननांग है और वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में क्या होता है, स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ना, ये लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता भी करते हैं, क्योंकि लड़कियों में नहीं होती दाढ़ी मूछें और लड़कों में होते हैं, और लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है और लड़कों में दाढ़ी मूछ का, ठीक है। अतः ये इन्हें क्या कहते हैं, तो गौड़ लैंगिक लक्षण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों, क्या दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन एवं टेस्टोस्टेरॉन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। उदाहरण के लिए चेहरों पर बाल का आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा स्त्री हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुरुषों में बात करेंगे, जो पौरुष हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, और जो स्त्री हार्मोन होते हैं इसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ, दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे जनन प्रकार में हार्मोन की भूमिका।
जनन प्रकार में हार्मोन की भूमिका। फर्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं वो गौर लैंगिक लक्षणों के द्वारा उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन जो होता है वो अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। तो अंडाशय में अंडाणु होता है और वृषण में शुक्राणु। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं मानव में जनन काल की अवधि। जो मानव में जनन काल की अवधि होती है वो क्या क्या होती है, चलिए बात करते हैं फटाफट। मेरा फर्स्ट पॉइंट है जब किशोरों का वृषण जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का जो प्रारंभ होता है किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है, अतः सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। गर्ल्स में यानी कि स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो होती है वो मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव जो होता है लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे देंगे दोस्तों, रजोधर्म, रजोदर्शन या फिर ऋतुस्राव। अगर आपने पढ़ा है, डिटेल क्लास देखा है तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो आप ऑप्शन में गलत कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, उम्मीद करती हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। समाप्त होने को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं समाप्त होने को, और स्टार्टिंग को रजोधर्म। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लगता है। ऋतुस्राव चक्र का जो नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे संतति का लिंग निर्धारण, लड़का अथवा लड़की। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये जो संदेश होता है निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। अगर पूछेंगे तो जोड़े में पूछेंगे तो 23 है, और उस तरह 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक एक्स प्रकार गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र 46 होते हैं। अगर जोड़े पूछेंगे तो 23। ठीक है, पुरुष में जो होते हैं, पुरुष में दोस्तों एक्स वाई होता है। ठीक है, और महिला में एक्स एक्स, महिला में एक्स एस। अगर कोई देखिए जो कहते हैं ना कि औरतों को गलती देते हैं, अगर बेसिकली मान लिया अगर लड़की हो गई तो लोग, हम जो समाज है ना वो गर्ल्स को ही, औरतों को ही क्या कहते हैं कि इस तेरे ही कारण जो है लड़की पैदा हुई, नहीं तो लड़का होता। देखिए इनके जो पुरुष होते हैं उनके पास तो एक्स वाई है, लेकिन महिला के पास तो एक्स एक्स है, तो ये बेचारी तो एक्स एक्स ही देगी, एक्स वाई तो देगी नहीं। तो अगर पुरुष एक्स दे रहा है और महिला एक्स दे रही है, महिला तो एक्स ही देगी क्योंकि उसके पास एक्स एक्स है, तो यहाँ पर एक्स एक्स होगा, तो यहाँ पर लड़की होगी। अगर पुरुष ने वाई दिया और लड़के ने एक्स दिया तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, तो हो जाएगा लड़का।
ठीक है। तो इसके लिए जो लिंग निर्धारण का जो काम होता है, ये लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष करते हैं, ना कि महिला करती है, क्योंकि महिला के पास तो XX ही है और पुरुष के पास XY है। तो पुरुष से ही तो पता चलेगा कि गर्ल्स है कि बॉयज है। चलिए, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेगा, फिर कभी टाइम लगेगा तो मैं आपको डिटेल में क्लास करा दूंगी, ठीक है बायो की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये पुरुष है, ये महिला है। महिला के पास आप देख सकते हैं ना, महिला के पास XX है और पुरुष के पास XY है, XY XX, ठीक है। अगर पुरुष से X मिला, महिला से X, तो XX हुआ। अगर पुरुष से Y मिला और महिला से X, तब यहाँ पर नर होगा। अगर पुरुष से Y है और महिला से X, फिर भी पुरुष ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि महिला के पास तो XX ही है और पुरुष के पास XY है। तो अगर ये X देगा और ये तो X ही देगी ना, तब वहाँ पर लड़की होगी। और ये Y देगी, पुरुष अगर Y देगा और ये X देगा तब लड़का होगा। चलिए, मानव में लिंग निर्धारण का जो पैटर्न है, उम्मीद करती हूँ आपको फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन है ना, क्योंकि हार्मोन से 5 क्वेश्चन, 4-5 नंबर के क्वेश्चन यहीं पर आएंगे, ठीक है। हार्मोन से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आज सारे हार्मोन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप, मैं 10 मिनट रुकती हूँ, 5 मिनट नहीं, 10 नहीं 5 मिनट रुकती हूँ। आप सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उसके बाद में कंटिन्यूटी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैराथन क्लास यहाँ से डिटेल में क्लास चल रही है ना, तो प्लीज़ आप लोग 1 मिनट, मैंने 5 मिनट का समय दिया, तो 5 मिनट का हमने समय दिया, फटाफट सबको शेयर कीजिए। उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, शेयर कीजिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन है उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करती है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृषण तथा अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। काका ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति का अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो ऐसे हार्मोन को स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का श्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। देख सकते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से, यहाँ पर हमारा होता है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, गले में थायराइड ग्रंथि होती है, ये है एड्रिनल ग्रंथि, ये है अग्नाशय, ये हमारा अग्नाशय हो गया दोस्तों। ये स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति होती है, पुरुषों में वृषण है, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप लोग ठीक से देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि हार्मोन आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं, इकट्ठा हार्मोन नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग एक कॉपी पे निकाल कर वहाँ पर जितने भी हार्मोन हम डिस्कस करने वाले हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि मूल रूप से 2 हार्मोन, थायराइड जो ग्रंथि होती है मूल रूप से 2 हार्मोन थायराइडनो T3 और T4 को रिलीज करती है। किसको? T3 और T4 को रिलीज करती है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही ये हार्मोन्स जो होते हैं वो वजन को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बाल आदि के विनियमन करने में भी मदद करती है। थायराइड ग्रंथि क्या क्या करती है भाई? ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बाल आदि के विनियमन करने में मदद करती है। अब बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में? इंसुलिन। ये जो हार्मोन होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। यह खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है।
हमारे शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज तथा शुगर का इस्तेमाल करती है या भविष्य के उपयोग के लिए ग्लूकोज को स्टोर करने में मदद करती है इंसुलिन। यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। जो इंसुलिन होती है दोस्तों, ये ब्लड शुगर को जो ब्लड शुगर होता है ना, इसके लेवल को कंट्रोल करती है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो तो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर अगर ज़्यादा लेवल पर है उस समय पर हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर कम है तो हाइपोग्लाइकीमिया। कम है हाइपोग्लाइकीमिया, ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। मधुमेह इंसुलिन नामक रसायन की कमी से ही तो होता है। मधुमेह इंसुलिन नामक रसायन की कमी से ही तो होता है, जिसका स्राव शरीर में अग्नाशय के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 2-3 नंबर के पॉइंट बन हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो होता है कम है तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइकीमिया ऐसे कन्फ्यूज में क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम एस्ट्रोजन के बारे में। किसके बारे में? एस्ट्रोजन। देखिए, जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन होता है, जो कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्त के लिए जिम्मेदार है। प्रजनन के लिए, मासिक धर्म और रजोनिवृत्त के लिए जिम्मेदार है। महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि का खतरा बढ़ जाता है। यदि एस्ट्रोजन महिला के शरीर में कम स्रावित होता है तो मुहासे, त्वचा के घाव, हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हार्मोन अंडाशय नाल, जब एक औरत गर्भवती हो जाती है और अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है और यह शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करती है। यह गर्भावस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने और मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो मासिक चक्र को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन के बारे में बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे के जन्म के बाद, देखिए दोस्तों प्रोलैक्टिन डिस्कस कर रहे हैं। एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होती है। एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह जो हार्मोन होता है महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, जिससे महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के द्वारा प्रजनन क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अब बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरॉन। पुरुषों का होता है, पुरुष सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। यह एक अनाबोलिक स्टेरॉयड है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। पुरुषों में यह पुरुष प्रजनन ऊतकों टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माध्यमिक यौन विशेषताओं को बढ़ावा देता है, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों का शरीर में वृद्धि होना, शरीर में बालों की वृद्धि आदि। अगर टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में अपर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है तो हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ कई प्रकार की असामान्यता भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों सेरोटोनिन हार्मोन। यह एक मनोदशा बढ़ाने वाली प्रभावी हार्मोन है। इसे नेचर्स फील गुड केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। यह सीखने और स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। नींद को विनियमित करने, पाचन मोड को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन दिमाग और शरीर दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन का रूप में कार्य करता है। सेरोटोनिन उत्पादन या एमिनो एसिड के टूटने की एक आंतरिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। शरीर में सेरोटोनिन के असंतुलन के कारण मनोदशा या तनाव स्तर को विनियमित करने के लिए मस्तिष्क पर्याप्त हार्मोन उत्पन्न नहीं कर पाता है। सेरोटोनिन का कम मात्रा में उत्पन्न होने से शरीर में अवसाद हो गया दोस्तों, अवसाद है, वजन बढ़ना, अनिद्रा,
कार्बोहाइड्रेट की भूख आदि हो सकता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो जब शरीर में सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है तो भ्रम की स्थिति, बेहोश होना आदि भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सेरोटोनिन हार्मोन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करेंगे कोर्टिसोल, इसके बारे में। कोर्टिसोल हार्मोन है, ये जो हार्मोन होता है दोस्तों कोर्टिसोल, यह अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह स्वास्थ्य और ऊर्जावान रहने में मदद करता है। इसकी मुख्य भूमिका शारीरिक और मानसिक तनाव को नियंत्रित करना है। खतरे की स्थिति में यह हृदय की दर, रक्तचाप, श्वसन आदि को बढ़ाता है। तनावपूर्ण समय में शरीर को कार्टिसोल रिलीज होता है ताकि इस स्थिति का सामना सही से किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। जब शरीर में कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है तो अल्सर, उच्च रक्तचाप, चिंता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि का कारण बनता है। इसी प्रकार शरीर में कार्टिसोल का स्तर कम हो तो शराब पीने की आदत, क्रोनिक थकान, सिंड्रोम का कारण आदि हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेनालिन ग्रंथि। जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि में, मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। किसमें? न्यूरॉन्स में। या आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन के रूप में कौन सी? फाइट और फ्लाइट क्या बोलते हैं ना उसको। क्योंकि ये हार्मोन त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। यह मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है, हृदय और मस्तिष्क में जाने वाले रक्त वाहिकाओं को फैलाव करता है। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान एड्रेनालिन रक्त में रिलीज हो जाता है और एक अच्छी प्रतिक्रिया को बनाने के लिए अंगों में आवेग को भेजता है। तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में या रिएक्ट करने में मदद करता है। अब दोस्तों बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, वृद्धि हार्मोन। इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी वृद्धि हार्मोन को जाना जाता है। यह मूल रूप से 190 अमीनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे अग्रिम पिट्यूटरी में सोमेटोट्रोप्स नामक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। यह विकास, कोशिका प्रजनन, सेल उत्थान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करता है। यह मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे हार्मोन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्या क्या यहाँ पर हमने सारे हार्मोन को डिटेल में डिस्कस कर लिया दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, तो सबसे पहले आपको दिल से लाइक करना है और दिल से शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। जो काली काली घंटी लगी बनी रहती है ना, उसी पर दबाना है आपको। ठीक है, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, ये जो भी मैं क्लास लूँ आप तक पहुँच जाए, आपको पता चल जाए ना कि मैम क्लास ले रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, दिल से लाइक करना है, दिल से शेयर करना है और दिल से कमेंट करना है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी भी है तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना है। हम सबकी रिप्लाई ज़रूर देंगे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमें सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हम सबकी कमेंट को रीड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी थी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और बाकी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों कि आपने देखा कि सारे हार्मोन्स इसी क्लास में हैं। किशोरावस्था में जो भी चेंजेस है हमने आपको बताया, और क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करेंगे जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप हमें लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।